मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 अगस्त और सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से 74वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि हमारा देश गरीबी, बेरोजगारी आदि का उन्मूलन करेगा और आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस देश के सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होंगे। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में गोवा के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखो, ये है खाजे, गोवा के एक पारंपरिक मिठाई होती है यहाँ की। ये है मिंदोली केले और ये है आपके पास में हरमल मिर्च। एक छोटी सी मिर्च होती है लाल कलर की, उतनी लंबाई नहीं होती है जितनी नॉर्मल मिर्चों की होती है। इसका आकार साइज तो होता है छोटा, ठीक है, लेकिन लाल मिर्च और काफ़ी तीखी मिर्च होती है ये। और जो मिंदोली केले होते हैं इसे कहते हैं मोयरा केला। ये जो केला होता है ये बेसिकली क्या होता है, नीचे से काफ़ी नुकीला होता है, नुकीला होता है। तो अपने पास में जो नॉर्थ इंडियन जो ये केले होते हैं, ठीक है, वो इतने नुकीले नहीं होते हैं जितना कि ये अपने पास में मिंदोली और मोयरा केला होता है। तो इन्हीं को अभी क्या दिया गया है अपने पास में भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया। अच्छा, अब ये जीआई टैग किसको मिलता है? तो जो जीआई टैग है वो उन वस्तुओं को मिलता है कि वे वस्तुएं उस जगह ही पैदा होती हो या फिर वहाँ की फेमस हो या फिर वहीं बनाई जाती हो। जैसे कि अभी ये खाजे हुए, ये हरमल मिर्च हुई, ये अपने पास में मिंदोली केला हुआ, ये सब गोवा में ही होते हैं। जैसे ये खाजा जो है गोवा में ही बनाया जाता है, वर्षों से यहीं बनाया जा रहा है। मिंदोली केला सबसे ज़्यादा बहुतायत में यहाँ पाया जाता है और ये हरमल मिर्च भी यहाँ पाई जाती है। तो इन्होंने क्या किया, ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने 2019 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से खाजे के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। उसी तरह से मंदोली बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन ने केले के लिए आवेदन किया था और हरमल पेरनम चिल्ली ग्रोवर्स एसोसिएशन ने मिर्ची के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। तो अब इन तीनों को ये जीआई टैग दे दिया गया है। अच्छा, जीआई टैग या जो भौगोलिक संकेत होता है वो दिया क्यों जाता है? देखो, अगर कोई चीज़ कहीं की फेमस होती है तो जो सरकार होती है उसको टैग दे देती है कि भाई ये चीज़ जो है यहीं उत्पादित होगी, ताकि दूसरी जगह उसकी नकल बना करके बेची ना जा सके। और उसका मूल्य फिक्स कर दिया जाता है कि ये जीआई टैग इसको दिया हुआ है। ये जैसे खाजा, यूँ समझ लो एग्जांपल के तौर पर, ये खाजा गोवा का है और यहाँ इस खाजे की कीमत जो है 250 रुपये पर किलो ही होगी। तो अब अगर आप ये खाजा खरीदोगे तो इसकी कीमत 250 रुपये पर किलो ही होनी चाहिए, क्योंकि ये मूल रूप से यहीं का है, ठीक है, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। कोई इसकी डुप्लीकेसी बना करके ना बेचे, ठीक है। इसका मतलब यूँ समझ लो कि एक तरह से अवैध व्यापार ना करे इस तरह की इन चीज़ों का। ये चीज़ यहीं की फेमस है तो यहीं से ली जाए, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे आगरे का पेठा फेमस होता है, मथुरा के पेड़े फेमस होते हैं, उसी तरह से ये चीज़ें यहाँ की फेमस है। अच्छा, जीआई टैग देता कौन है? जीआई टैग देता है अपने पास में जीआई अधिनियम, ठीक है, जीआई अधिनियम संस्था। जीआई अधिनियम संस्था जीआई टैग को प्रदान करती है और किस अधिनियम के तहत प्रदान करती है? वो प्रदान करती है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, ठीक है। ये अपने पास में इनका एक नियम है इस जीआई संस्था का, ठीक है, जिसके तहत ये इनको जीआई प्रदान करती है। अच्छा, ये नियम कब लागू हुआ था? 2003 में। एक बात और याद रखोगे आप कि सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था, सबसे पहले जीआई टैग मिला था आपके दार्जिलिंग की चाय को। आपको पता है दार्जिलिंग की जो चाय होती है सबसे ज़्यादा फेमस होती है। तो सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था 2004 में, वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अच्छा, ये जीआई टैग जो होता है कब तक के लिए वैलिड होता है? तो ये जो टैग होता है ये 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आपने एक बार टैग ले लिया तो 10 वर्ष तक आपको ये टैग मिला हुआ रहेगा। हाँ, अगर 10 वर्ष बाद आप ये टैग हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, और अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपको आवेदन करना पड़ेगा इसके एक्सटेंशन के लिए। तो इतनी बातें अपने ये जीआई टैग के बारे में याद रखेंगे कि गोवा के किसको मिला है? खाजे को, मसालेदार हरमल मिर्च को और मिंदोली केले को ये भौगोलिक संकेत दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है कि अब ये चीज़ें यहीं उत्पादित होती हैं, ठीक है, यहीं से इनकी बिक्री होगी, यहीं की ये फेमस है, इनको ये टैग प्रदान कर दिया गया है सरकार ने। आगे चलते हैं। यह है मैप में गोवा। देखो एकदम छोटा सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है अपने पास में गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। तो इतनी बातें गोवा के बारे में याद रखेंगे। कैपिटल है पणजी, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। आगे, हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा? तो फिट इंडिया फ्रीडम रन, जैसे कि नाम से ही अपने पास में पता चलता है, फिट इंडिया फ्रीडम रन खेलों कूदों से संबंधित चीज़ें हैं। तो ये जो मंत्रालय इसको अपने पास में शुभारंभ करेगा वो है खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय क्या करेगा? इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ कर रहा है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में। तो देखो, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा
फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है, इसलिए 74वें स्वाधीनता दिवस से लेकर के महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक ये जो है अपने पास में फिट इंडिया फ्रीडम रन की ये जो है स्कीम चलाई जाएगी। ये एक बड़ा अभियान होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि भाई कोविड के प्रोटोकॉल भी फॉलो किए जाएंगे। हमको पता है कि अभी कोविड में हमको सामाजिक दूरी बनाए रखनी होती है, तो ये प्रोग्राम कहता है कि भाई आप जो है जहाँ भी आप हो, ठीक है, जिस जगह हो, जिस टाइम आपको सुविधा मिल रही हो उसी टाइम आप भागिए, ठीक है। भागिए मतलब किसी और के साथ नहीं भागिए, बेसिकली आपको रन करना है, रनिंग करनी है, चाहे आप 4-5 जने मिल जाएं, ठीक है, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखें और रनिंग कीजिए। तो ये अपने पास में प्रोग्राम चलाया गया है फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत, ठीक है। किसको सेलिब्रेट करने के लिए? 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस को और महात्मा गांधी की 151वीं जयंती 2 अक्टूबर को, इनको सेलिब्रेट करने के लिए अपने पास में ये स्कीम चलाई गई है फिट इंडिया फ्रीडम रन। ये देखिए, तो अगर फिट इंडिया फ्रीडम रन चलाई है युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने, तो ये हैं इनके केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, याद रखेंगे आपको इसको, किरेन रिजिजू बोल दीजिए, किरेन रिजिजू बोल दीजिए। खेल मंत्रालय जो खेल मंत्री है हमारे वो किरेन रिजिजू हैं, ठीक है। ये बड़ा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है किरेन रिजिजू। इन्होंने देखो इस तरह का शुभारंभ किया है इसको 14 अगस्त 2020 को नई दिल्ली के अंदर, ये इमेज में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, इसका नाम बता देता हूँ, इसका नाम है एरो 2। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है एरो 2, इसका परीक्षण किसने किया है? वो किया है इजराइल ने। देखो, इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का एक सफल परीक्षण किया है। और कहाँ किया है? जगह भी पूछ सकता है कि परीक्षण किया गया है भूमध्य सागर के ऊपर, मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर यह मिसाइल परीक्षण किया गया। सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि भूमध्य सागर के ऊपर जो है यह परीक्षण किया गया। अच्छा, किस किस ने किया था यह परीक्षण? इजरायली वायुसेना, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, उसके साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने यह परीक्षण किया। तो तीनों ने मिलकर किया है। एक तो इजरायली की जो एयरफोर्स है, उसके अलावा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है और अमेरिका की जो रक्षा एजेंसी है, इन्होंने मिलकर के ये परीक्षण किया है। अच्छा, ये क्या है एरो 2 मिसाइल और क्यों चाहिए इसको इजराइल को ये एरो 2 मिसाइल? वैसे भी इजराइल जो है अपने पास में रक्षा उत्पाद जो है ये खूब अपने देशों में ही बनाता है, तो इसके पास में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। और इजराइल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इजराइल की सबसे बड़ी समस्या एक तो ये वेस्ट बैंक और एक है गाजा पट्टी। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा यूँ समझ लीजिए कि इजराइल जो है ऐसे देशों से घिरा हुआ है अपने पास में जो टाइम टू टाइम इस पर अटैक करते ही रहते हैं। तो उनको अपने पास में उनका काउंटर रिएक्ट करने के लिए इजराइल को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन मिसाइलों की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी ये जो मिसाइल बनाई इसने एरो 2, ये क्या करती है? आपके पास सतह से हवा में मार कर सकती है। हवा में मार किसको करना है? मान लो कोई आसपास की जो कंट्री है वो इजराइल पर कोई मिसाइल छोड़ती है, तो जैसे ही वो इजराइल के वायुमंडल में आएगी तो ये मिसाइल इजराइल छोड़ देगा। तो ये मिसाइल क्या करेगी? सामने वाले देश की मिसाइल को हवा से हवा में मार देगी। आप ये देख रहे होगे, देखो ये जो परीक्षण किया गया है, ये देखो ये जो मिसाइल इन्होंने यहाँ लॉन्च की और यहाँ से कोई मिसाइल उन्होंने कोई मिसाइल लॉन्च की दूसरी, तो इस वाली मिसाइल ने दूसरी वाली मिसाइल को देखो हवा से हवा में ही मार गिराया इस जगह। तो इसने ये जो मिसाइल डेवलप की है उसका नाम एक तो इम्पोर्टेंट है कि क्या नाम है? एरो 2 है, ठीक है। और किसके साथ मिलकर के डेवलप की है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में डेवलप की है। क्यों डेवलप की है? आसपास के देशों की जो मिसाइल आती है उसको अपने वायुमंडल में ही नष्ट करने के लिए डेवलप की है, ठीक है। इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब इजराइल के बारे में और भी बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। देखो, हाल ही में इजराइल और किस अरब देश के मध्य एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो यूं समझ लीजिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा समझौता है, इसीलिए ये वर्ड डाला गया है ऐतिहासिक। तो फिलहाल इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के मध्य, ठीक है, एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, उसके बाद में इस बात पे आता हूँ। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें ये पिक्चर किसकी? ये पिक्चर है उन देशों की जो इजराइल को मान्यता देते हैं और जो नहीं देते हैं। तो जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं, सारी की सारी जो ब्लू कलर में कंट्रीज दिख रही है, ये मानती है कि भाई इजराइल एक देश है। और जो ये लाल कलर में आपको कंट्रीज दिख रही है, उनके लिए इजराइल का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। वो ये मानती ही नहीं है कि इजराइल कोई देश भी है, इजराइल विश्व के नक्शे पर भी है, उनको ये स्वीकार ही नहीं है। और जो आपको पीले कलर में ये जो कंट्रीज दिख रही है, ठीक है, ये मानती तो है कि चलो इजराइल देश है, लेकिन इनके इजराइल के साथ में किसी तरह का कोई व्यापार, किसी तरह की कोई भी चीज़ जो है उनसे संबंध नहीं रखती है। तो इजराइल देखो अपने पास में इजराइल है किस जगह? ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस जगह इजराइल है, ठीक है। अब इजराइल जो है
उन देशों से ज़्यादा गिरा हुआ है जो मानते ही नहीं है कि इजराइल है भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इजराइल की बरसों से यूँ समझ लो कि दुश्मनी ही रही है इन खाड़ी देशों से। तो आज तक किसी ने इजराइल का वहाँ पर इन खाड़ी देशों में सपोर्ट किया नहीं है। इसलिए अभी जो ये समझौता हुआ है अपने पास में यूएई और इजराइल के बीच में, इसीलिए इसको ऐतिहासिक समझौता कहा जाता है, क्योंकि दोनों जो है बरसों के कट्टर दुश्मन है। और अभी जो है ठीक है, इन दोनों ने समझौता कर लिया है। और किसकी मध्यस्थता से किया है? ये किया है डोनाल्ड जे ट्रंप की मध्यस्थता से। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, यह है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, यह है राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, और जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है अपने पास में शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में उनके जो संबंध हैं उन्होंने सुधार लिए। क्यों सुधारे, इसका भी कारण है। ठीक है, ये डील क्यों है? ये डील क्यों की है? क्योंकि इस डील के बाद में इजराइल अपनी तरफ से वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा करने की विवादास्पद योजना को क्या कर देगा? बंद कर देगा। क्या है ये वेस्ट बैंक? ठीक है, किस तरह का इलाका है, और ये जो इजराइल है ठीक है वो इस पर कब्जा क्यों करना चाहता है? ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा अपने समझने की एक बार। ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अब भारत से इस तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये देखिए, ये है मैप में इस जगह इजराइल। इजराइल के आसपास देखो कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, ठीक है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ठीक है, ये सारे द्वीप क्या है इसके पास पास है। अब देखो, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हल्का सा ये नज़र आ रहा है आपको वेस्ट बैंक का इलाका, ये रहा वेस्ट बैंक। और एक आपको ये भी नज़र आ रही होगी गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी। तो ये जो वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी है, यहाँ पर असल में देखा जाए तो दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो नाम सुना होगा आपने, फिलिस्तीन, जिसे आप पैलेस्तीन भी बोलते हैं। तो फिलिस्तीनी भी यहाँ रहते हैं, और इजराइल भी अपना दावा करता है कि हमारे जो यहूदी लोग हैं वो भी यहाँ रहते हैं। तो अब ये जो इजराइल है ठीक है, ये कहता है कि ये वेस्ट बैंक जो हमारा है, तो इजराइल क्या करना चाहता है? ये वेस्ट बैंक वाला जो इलाका है उसकी ज़मीन को ये कहता है कि अपने अंडर में लेना चाहता है। लेकिन यहाँ जो फिलिस्तीनी रहते हैं ठीक है, वो कहता है कि नहीं, आपका इलाका नहीं है, हमारा इलाका है। तो इस वजह से इजराइल के अंदर ही क्या होते हैं? झड़पें होती रही। आप खुद ये देख लो कि इजराइल ये रहा, ठीक है, ये इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और ये देखो वेस्ट बैंक है, ये गाजा पट्टी है। तो इस तरफ से क्या होता रहता है? इजराइल पर हमले ही हमले होते रहते हैं। और आसपास के जितने भी देश है इजराइल के, ये वाले ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था कि भाई इराक हुआ, ईरान हुआ अपने पास में, तो ये इजराइल को वैसे भी मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, तो इजराइल जो है उसके लिए ये जो अभी समझौता हुआ है यूए के द्वारा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समझौता है। क्योंकि 1948 में इजराइल जो है आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद से ये तीसरा इजरायली और अरब समझौता है। उससे पहले सिर्फ एक जॉर्डन ने किया है और एक इजिप्ट ने किया अपने पास में, एक इजिप्ट ने किया और एक जॉर्डन ने किया, एक बस एक समझौता इन्हीं के साथ कर रखा है। इसके अलावा अरब देशों में इजराइल की कोई पकड़ ही नहीं है। तो ये जो समझौता है इसीलिए इसको ऐतिहासिक कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, स्पेशली यूपीएससी और आरपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो देखो, अभी जो मैप मैं आपको दिखाया था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये रहा आपके पास में वेस्ट बैंक, ये जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है ये वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी है। यहाँ पर है फिलिस्तीनी, यहाँ पर रहते हैं फिलिस्तीनी, और इजराइल भी कहती है कि हमारे यहूदी लोग भी रहते हैं। तो इस वजह से इनके बीच में झड़पें चलती रहती हैं। ठीक है, तो अभी ये जो जॉर्डन है, ये इजिप्ट है, ये इजराइल के बहुत पास में, तो सिर्फ इन्हीं दो से अब तक इनका समझौता था। अब जाकर के यूएई ने इनके साथ में एक शांति समझौता किया है, और यूएई ये चाहता है कि जो इजराइल है वो ये जो वेस्ट बैंक है इसकी ज़मीन हड़पे ना, ठीक है, हड़पने की कोशिश ना करे। तो याद रखेंगे इतनी सब बातें अपने इजराइल के बारे में। ठीक है, इजराइल के बारे में एक और बात जान लेते हैं। देखो, मैंने आपको लोकेशन तो बताई दी है, इसके अलावा जो राजधानी है वो है जेरूशलम, ये येरूशलम भी बोलते हैं कई लोग इसे। करेंसी जो है वो इजरायली शेकेल है, और प्रेसिडेंट जो है वो अपने पास में, इसको सही करेंगे अपने, प्रेसिडेंट ये नहीं है, प्रेसिडेंट है अपने पास में, मैंने आपको दिखाया था, इनकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये इजराइल के प्रेसिडेंट है, ठीक है, अपने इजराइल के प्रेसिडेंट है अपने पास में बेंजामिन नेतान्याहू। आगे चलते हैं। हाल ही में किसको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुभाष शोरण मुंद्रा को। एस मुंद्रा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये देखिए, ये है एस मुंद्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये एस मुंद्रा है ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि आरबीआई में गवर्नर होता है, बाकी इसके अलावा अपने पास में डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये आरबीआई के पूर्व जो है डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। तो इनको अभी क्या किया गया है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये क्या थे? वैसे जुड़े हुए तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में पहले से ही थे, लेकिन उस वक्त ये स्वतंत्र निदेशक के रूप में जुड़े हुए थे, और अब इनको क्या बना दिया गया? गैर कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। क्यों बना दिया गया है? क्योंकि जो अभी जो फिलहाल में इसके अध्यक्ष थे और सह संस्थापक थे
समीर गहलोत, इन्होंने क्या किया कि इसके ये जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद है इसको तो इन्होंने त्याग दिया और वो अपने पास में ये जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है इसी की एक कंपनी है, सहायक कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड, इसके सीईओ के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। तो ये तो चले गए समीर गहलोत तो यहाँ, तो वो जो पद खाली हो गया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, उनकी जगह लगा दिए गए अपने पास में सुभाष शिवराण मुंद्रा को, जो आरबीआई के क्या रह चुके हैं, डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। तो इतनी बातें आप इसके बारे में याद रखेंगे इस नियुक्ति के बारे में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली के नाम पर 2 पुलों का नाम रखा गया है? तो अभी गुजरात के अंदर श्रीमती सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर 2 पुलों का नाम रखा गया है। देखो, असल में तो गुजरात में क्या हुआ है कि 3 नए पुलों का नामकरण हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो गुजरात में अहमदाबाद के अंदर ही है पुल। सबसे पहला पुल है गुजरात के शहर के एक रानीप क्षेत्र, रानीप जो इलाका है अहमदाबाद के अंदर, उसमें एक रेलवे ओवरब्रिज है, उसका नाम उन्होंने रख दिया आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर। तो पहला नाम तो ये बदला गया, ठीक है। रानीप जो इलाका है वहाँ पर जो रेलवे का ओवरब्रिज है उसका नाम बदल के कर दिया आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर। उसके बाद में एक जो अपने पास में फ्लाईओवर है जो इनकम टैक्स सर्कल पर बना हुआ है अहमदाबाद के अंदर, ठीक है, उसका नाम बदल करके उन्होंने अरुण जेटली फ्लाईओवर रख दिया। जो इनकम टैक्स सर्कल पर बना हुआ है उसका नाम क्या रख दिया, अरुण जेटली फ्लाईओवर रख दिया। और एक जो अपने पास में फ्लाईओवर है जो बना हुआ है अंजलि चौराहे पर, उसका नाम उन्होंने बदल कर रख दिया सुषमा स्वराज ब्रिज, ठीक है। तो इनकम टैक्स सर्कल पर जो फ्लाईओवर है उसका नाम तो रखा अरुण जेटली, और जो अंजलि चौराहे पर जो फ्लाईओवर है उसका नाम रख दिया उन्होंने सुषमा स्वराज ब्रिज, ठीक है। ये दोनों किसी परिचय के मोहताज है नहीं, आप जानते हैं ये हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, मोदी सरकार में। इसके अलावा इनके पास में कई बार रक्षा मंत्रालय भी रहा है, ठीक है। तो बहुत दिग्गज नेता थे ये, और ये सबसे कह सकते हैं कि अगर कोई सबसे प्रसिद्ध विदेश मंत्री कोई रहा है, ठीक है, तो वो सुषमा स्वराज जी रहे हैं। सबसे फेमस अगर ये एमई है कि जो मंत्री रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो वो सुषमा स्वराज जी रही हैं। तो गुजरात राज्य में इन दोनों के नाम पर फ्लाईओवर ब्रिज का नामकरण किया गया है। आगे चलते हैं, गुजरात के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये है भारतीय नक्शे में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी। डांस फॉर्म क्या है इसकी, गरबा। गरबा जो डांस फॉर्म है काफ़ी फेमस है। इसके अलावा हाल ही में गुजरात देखो एक न्यूज़ पर रहेगा, गुजरात इसलिए न्यूज़ पर है क्योंकि एशियाई शेर, एशियाई जो लायन होते हैं अपने पास में, एशियाई शेर होते हैं, वो सिर्फ गुजरात के गिर अभ्यारण्य है गुजरात के अंदर, ठीक है, जहाँ पर एशियाटिक लोयन पाया जाता है। गुजरात के गिर जो है, ठीक है, अभ्यारण्य है इसके अंदर, जहाँ पर ही सिर्फ ये एशियाई लोयन पाए जाएंगे। तो अभी क्या है, सरकार ने, गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया था कि आप एक काम करो कि यहाँ पर जो आपके पास में एशियाई लोयन है, ठीक है, उसमें से कुछ लोयंस को जो है आप मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। लेकिन गुजरात सरकार अभी इसके लिए तैयार नहीं है। गुजरात ने अब तक ये काम किया नहीं है कि अपने शेरों को ये मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र करते हैं। वो गुजरात सरकार का कहना ये है कि ये जो एशियाई शेर है हमारी पहचान है, हम क्यों इसको ट्रांसफ़र कर दें। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये तर्क है कि भाई जो एशियाई शेर है उसकी सारी प्रजाति तो आपके पास ही रहती है। अब मान लो किसी तरह की कोई पेंडेमिक फैली, कोई महामारी फैली, तो एक जगह पर बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, तो फिर सारे के सारे लोयन एक जगह होंगे तो वो नष्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाएंगे। इसलिए अगर एक जगह, तो शेरों को अलग अलग क्यों ना कर दो ना, ताकि अगर एक जगह महामारी फैले तो यहाँ वाले शेर तो बच पाएँ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि आप गुजरात जो है वो अपने कुछ शेरों को ट्रांसफ़र कर दे मध्य प्रदेश में, लेकिन अब तक गुजरात सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो गुजरात सरकार का आप नाम सुनेंगे अभी हाल ही में न्यूज़ में, वो इसी वजह से सुनेंगे। तो याद रखेंगे, गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपाणी है। अभी गुजरात सरकार ने योजना भी शुरू की थी, किसान सहाय योजना, मैंने आपको बताई थी कि किसान सहाय योजना भी गुजरात सरकार ने शुरू की है, जो 2020 के लिए रहेगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिप्लेस करेगी, ठीक है। क्योंकि गुजरात में अभी जो है खरीफ की फसलों का टाइम है, अगर ये फसल जो है ख़राब हो जाएगी तो किसानों को बिना प्रीमियम दिए मुआवजा मिलेगा। इसके बारे में मैं डिस्कस ऑलरेडी आपसे पिछले करंट अफेयर्स के सेशन में कर चुका हूँ। इसीलिए मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि जो करंट अफेयर्स के सेशन होते हैं वो रोज़ के रोज़ देखा कीजिए, रिवाइज किया कीजिए। क्योंकि अब ये जो मैंने किसान योजना सहाय योजना पढ़ाई थी वो 1-2 दिन पहले पढ़ाई थी, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स तो 6-6 महीने के इंपॉर्टेंट होते हैं। कल को अगर एग्जाम में आ गई किसान सहाय योजना और आपने पिछला कुछ रिविजन नहीं कर रखा हो तो भूलने के चांसेस रहेंगे आपके। तो करंट अफेयर डे टू डे रिवाइज किया कीजिए, एक एक वीडियो को चाहे 2-2 3-3 बार देखना पड़े, लेकिन देखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के एक अपतटीय गश्ती लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है, ठीक है। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल, जिसे अपतटीय गश्ती कहा जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सार्थक। देखो मैं इमेज में दिखाता हूँ आपको, ये आपके पास में सार्थक है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, OPV,
OPV असल में क्या होती है? ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये क्या रहती हैं? ये अपने पास में, आपको पता, आपने, एक होती है पनडुब्बी। पनडुब्बी जो तो क्या रहती है, वो तो पानी के नीचे चलती है। और ऑफशोर पेट्रोल जो वेसल होते हैं, ये बेसिकली पेट्रोलिंग करने के काम आते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना, ठीक है। ये क्या करती हैं कि जो अपने भारत के सेंसिटिव इलाके हैं, जो अपने पास में नदियों के किनारे या जो समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, जैसे अपने पास में मुंबई हो गया, या फिर ये जो कर्नाटक या भारत के नीचे के जितने भी इलाके हैं, वो सारे के सारे पानी के पास में हैं। तो उन इलाकों में गश्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो सकती है। आपको पता होगा कि मुंबई पर जो हमला हुआ था, ठीक है, अपने पास में नवंबर में 26/11 का जो हमला हुआ था, उसमें जो अपने पास में ये कसाब और जो आतंकवादी आए थे, वो कहाँ से आए थे? वो पानी के रास्ते से आए थे। तो उस तटरक्षक बलों को क्या करना चाहिए उस इलाके में, ठीक है, तटरक्षक बलों को उन इलाके में क्या करने के लिए, अपनी गश्ती बढ़ाने के लिए इन्होंने एक ये जो डेवलप किए OPV, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, लॉन्च किए। ये उन्हीं इलाकों में घूमता रहता है, ठीक है, और पेट्रोलिंग करता रहता है कि किसी तरह की कोई जो अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही है। तो अभी भारत सरकार ने ऑर्डर दिया था 5 OPV के लिए कि हमको ऐसे 5 जो हैं ये अपने पास में अपतटीय गश्ती चाहिए। लेकिन अभी इसको जो है, ठीक है, इसको ये चौथे स्थान पर ये आपको सार्थक मिल चुका है। इसका नाम इन्होंने सार्थक रख दिया है। तो सार्थक बेसिकली क्या होता है? एक लंबी दूरी के जहाज होते हैं जो तटीय और अपतटीय गश्त, पुलिस, समुद्र क्षेत्रों, नियंत्रण और निगरानी करने के लिए, तस्करी विरोधी, जो आपको पता है कि जो तस्करी की जाती है समुद्र के रास्ते से एक देश से दूसरे देश, ठीक है, आदि को रोकने में ये काम आएंगे। और बनाया किसने? OPV को बनाया गया है अपने पास में मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। जैसा कि मैं आपको अभी कह चुका हूं कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि अभी हम आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रखा है कि जो भी चीज़ें बनाएंगे भारत में ही बनाएंगे। तो अभी ये जो OPV बनाई गई है, वो भी कहाँ बनाई गई है? अपने भारत में ही। कहाँ? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, मेक इन इंडिया की पहल पर, कि जो भी चीज़ें बनाएंगे भारत में बनाएंगे। और इसमें लगभग 70% स्वदेशी सामग्री है, ठीक है, क्योंकि कुछ एक सामग्री ऐसी होती है जो हम इंडिया में डेवलप कर नहीं सकते हैं। तो कुछ एक सामग्री जो हमको बाहर से लानी पड़ी थी, लेकिन जो 70% जो सामग्री इस जहाज को बनाने में लगी गई है, वो अपनी है, भारत की है। तो देखो इस अपने पास में जहाज में है क्या? इस जहाज के अंदर आपके पास में अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण है, सेंसर है, मशीनरी है। इसके अलावा ये जो जहाज है 3 इंजन हेलीकॉप्टर रख सकता है। इस जहाज के ऊपर एक हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है। 4 उच्च गति वाली नौकाएं जो स्पीड बोट होती है। इसके अलावा एक इन्फ्लेटेबल नाव, आपने देखा होगा वो जो अपने पास में जो बचाते हैं, जो अगर कोई पानी में कूद जाता है या गिर जाता है तो एक फूलने वाली नाव होती है जो पानी में से डूबती नहीं है, तो उसे इन्फ्लेटेबल नाव कहते हैं। वो भी इस जहाज के ऊपर रखी गई है। और इसके अलावा अगर मान लो तेल रिसाव हो जाता है, जैसे अभी कहाँ हो रहा था, अभी मैंने आपको बताया था कि एक हाल ही में एक देश है, ठीक है, जहाँ पर तेल रिसाव बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कहाँ पर? मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस में MC वकाश नाम का एक जापानी जहाज़ था, ठीक है, वो क्या गया वहाँ पर उसके इलाके में रुक गया है और उससे क्या जो है फ्यूल रिस रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये जो फ्यूल रिसाव है उसको दूर करने के लिए उपकरण होता है, वो उपकरण भी ये जो सार्थक जहाज है वो ले जा सकता है। तो ये जो जहाज है निगरानी करने के लिए बेसिकली बनाया है, आप इसकी पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पहल ही समझ लीजिए, क्योंकि अब जो चीज़ें बना रहे हैं हम अपने भारत में ही डेवलप करेंगे ऐसी चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO का शुभारंभ किया है? देखो असल में NIIO, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट तो सभी के लिए, और यूं समझ लीजिए कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको। NII को शुभारंभ जो है किसने किया? वो किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और वैसे भी आप यूं समझ लीजिए कि अगर कहीं पे भी नौसेना, थल सेना, वायुसेना ऐसी कोई भी चीज़ लिखी जाए तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 99% जो इन चीज़ों का शुभारंभ करेंगे वो रक्षा मंत्री ही करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें रक्षा से संबंधित है, जिनका शुभारंभ जो है वो रक्षा मंत्री ही करेंगे अपने पास में। और फिलहाल रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। तो ये है क्या? नौसेना नवाचार स्वदेशीकरण संगठन, इंग्लिश में कहा जाए तो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो श्री राजनाथ सिंह लॉन्चेस द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। असल में ये क्या करेगी? देखो अभी आपको पता है कि हम चल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के दृष्टि में, मतलब हम चाहते हैं कि भारत बन जाए पूरी तरह से आत्मनिर्भर। तो इन्होंने एक संगठन बनाया NIIO, और वो किसके लिए बनाया? वो बनाया नौसेना के लिए अपने पास में। अच्छा, क्या करना चाहते हैं अपने नौसेना में इस संगठन के तहत? तो ये जो संगठन होगा वो करेगा क्या? एकेडमी को और जो भारत के उद्योग होंगे उन सबको मिलाकर के एक साथ चलेगा। मतलब ये चाहता है कि जो हम ये नई नई चीज़ें बनाते हैं अपने पास में रक्षा क्षेत्र में, जो नई नई चीज़ें बनाएं, जो भी उपकरण बनाएं, अब सब भारत में बनाएं। अच्छा, अगर आप ये उपकरण भारत में बनाओगे तो आपके पास इन उपकरणों को बनाने की नॉलेज होनी चाहिए,
ठीक है। दूसरी बात, इन उपकरणों में जो नई नई तकनीक लगाते हैं, जैसे कि मान लो अपन ने जो अभी अपन ने बताया था मैंने आपको, एक हेरोन ड्रोन में अपन लेज़र गाइडेड मिसाइल लगा रहे हैं, तो इन मिसाइलों को बनाने की नई नई चीज़ें करने की जो तकनीक है, ठीक है, उनको भी तो अपन को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कैसे संभव होती हैं? तो इसी के लिए इन्होंने एक ये संगठन बना दिया NIIO। ये क्या करेगा? एकेडमी क्यों चाहिए इनको? एकेडमी चाहिए ये सब चीज़ें सिखाने के लिए कि भाई नई नई चीज़ें डेवलप करो, ठीक है। और उद्योग के साथ भी ये संगठन क्या करेगा? बातचीत करेगा। क्यों करेगा? देखो, एकेडमी से तो कोलैबोरेट इसलिए करेगा ये वाला संगठन ताकि नई नई चीज़ें बनाए, ठीक है, नई नई चीज़ों का इनोवेशन करे कि रक्षा क्षेत्र में अच्छा ये नई चीज़ें काम आ सकती है, ठीक है, कोई और नई चीज़ मिसाइल बना लो, कोई और नई चीज़ बना लो, ठीक है। तो ये काम जो है वो एकेडमी का है। और उद्योग क्या करेगा? अच्छा, बना तो इन्होंने दी, मतलब चीज़ों के बारे में बता दिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, अब इनको प्रोड्यूस कौन करेगा? मास प्रोडक्शन कौन करेगा देश में? तो वो उद्योगी तो करेंगे अपने पास में। तो एकेडमी और उद्योग, इन दोनों के साथ बातचीत करने और इन दोनों को बीच में एक संपर्क स्थापित करने के लिए आपके पास में ये NIIO बनाया गया है, ठीक है। तो NIIO के अपने पास में क्या होता है कि ये त्रिस्तरीय संगठन है, इसके अंदर 3 संगठनों में काम करेगा। लेकिन आप जो है ये किस तरह से काम करता है उसके अंदर डीप में ना जाए। उतना डीपली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये किस तरह से काम करता है, आपके बारे में पूछा जरूर ये जाएगा कि एक तो ये NIIO की फुल फॉर्म क्या है। ये है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात। तो दूसरी बात, किसके लिए किया गया? ये नौसेना के लिए किया गया। अच्छा, तीसरी बात क्या पूछी जा सकती है? किसने इसका शुभारंभ किया था? श्री राजनाथ सिंह ने। किस परियोजना के तहत? आत्मनिर्भर भारत। और हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हम बनाएं वो भारत में ही बनाएं। तो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सब NIIO की क्या की गई? शुभारंभ किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इतनी बात है, आप इस NIIO के बारे में ध्यान रखें, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें हैं, क्योंकि हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। तो अभी इसके बारे में किस किस तरह की परियोजनाएं लागू होगी, किस किस तरह से काम करेगा, ये आपको आने वाले भविष्य में पता चलेगा। आगे बढ़ते। देखो, जब बात अपने पास में रक्षा की हो रही है, डिफेंस की हो रही है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अपने पास में? जो CDS हैं वो है जनरल बिपिन रावत। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अपने थल सेना के अध्यक्ष है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो अपने वायुसेना प्रमुख है वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नाम याद रखेंगे इनका। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो नेवी के अपने पास में चीफ हैं वो है एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक है। बार बार मैं आपको कहता हूँ, जो थल सेना अध्यक्ष होते हैं उनके आगे लगाते हैं जनरल, जो एयर सेना के होते हैं, जो अपने पास में वायुसेना के होते हैं, उनके लगाया जाता है एयर चीफ मार्शल। और जो अपने पास में नेवी के अध्यक्ष होते हैं उनके आगे लगाया जाता है एडमिरल। तो एडमिरल करमवीर सिंह अपने पास में नेवी के, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया वायुसेना के, और थल सेना के हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। और जो इन तीनों के चीफ हैं वो है अपने पास में CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। और इन सबके जो चीफ हैं वो कौन होते हैं? इन सबके जो चीफ होते हैं वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो थल सेना, नौसेना, वायुसेना आदि सबका क्या होता है? प्रमुख होता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है, ठीक है। वो शुरू की गई थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर। अच्छा, कब राष्ट्रीय युवा दिवस? ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया गया था अभी 12 अगस्त को। अच्छा, एक दिवस और होता है जो 12 जनवरी को बनाया जाता है, वो होता है आपके पास में राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस में फ़र्क ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, ठीक है, बंगाल की जो मुख्यमंत्री है अपने पास में ममता बनर्जी, ठीक है, उनकी सरकार ने एक योजना शुरू की है, कर्म साथी योजना। अच्छा, किसके लिए शुरू की गई है? ये शुरू की गई है बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। और कितने? करीबन 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजना शुरू की गई है। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर जो बंगाल सरकार है उनको सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान कराएगी। बंगाल की सरकार ने कहा कि जब भारत में बेरोजगारी दर 24% के उच्च स्तर पर है, तो बंगाल में जो बेरोजगारी दर है हमने 40% कम कर दी है। तो इसी उद्देश्य से इन्होंने ये योजना शुरू कर दी, कर्म साथी प्रकल्प। और बजट कितना रखा गया? इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो इसके ये जो बंगाल की सरकार है ये इनके मैनिफेस्टो में था। जब चुनाव आयोजित किया गया था तब उन्होंने कहा था कि हम इस तरह की योजना शुरू करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर उन्होंने योजना शुरू कर दी। नाम याद रखेंगे, कर्म साथी प्रकल्प किसने शुरू किए? पश्चिम बंगाल ने शुरू किए। कब शुरू की गई? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुरू की गई। और किसके लिए? बेरोजगारों के लिए। ऐसे युवक जिन्होंने शिक्षा तो पूरी कर ली है लेकिन अब तक रोजगार नहीं ले पाए, तो उनको क्या लोन दिलाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की है अपने पास में कर्म साथी प्रकल्प योजना।
तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की एक डांस फॉर्म होती है छऊ। छऊ जो नृत्य है वो पश्चिम बंगाल का फेमस है। कई बार पूछा जा सकता है छऊ कहाँ का फेमस है, तो पश्चिम बंगाल का फेमस है। फिर हाल ही में भारत ने किस देश को $500 मिलियन की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? $500 मिलियन की आर्थिक सहायता जो भारत देगा वो देगा अभी मालदीव को। देखो, तो भारत सरकार ने अभी एक तो देगा वो उसको 250 मिलियन और एक देगा 500 मिलियन। 250 मिलियन और 500 मिलियन अलग अलग दिए जाएंगे। वो क्यों दिए जाएंगे वो सुन लो। सबसे पहले जो 250 मिलियन दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे कोरोना वायरस से निपटने के लिए। ठीक है, भारत सरकार बहुत देशों की मदद कर रहा है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे मालदीव को। तो एक राशि तो ये दी गई। दूसरी दी जाएगी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब वो क्यों दी जाएगी? वो दी जाएगी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। क्या है ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, GMCP? ये एक तरह से क्या है, पुल बनाया जाएगा। मालदीव की जो राजधानी है माले, माले को क्या किया जाएगा, इसके आसपास में 3 द्वीप है। एक है विलिंगली द्वीप, एक है गुल्हिफाहू द्वीप और एक है थिलाफुसी द्वीप। तो माले को इन 3 द्वीपों से जोड़ा जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक आइलैंड को इस तरह से दूसरे आइलैंड को जोड़ने के लिए एक इस तरह का देखो एक पूरा ब्रिज बनाया जाता है। ऐसा एक ब्रिज बनाना पड़ता है इनको जोड़ने के लिए, क्योंकि ब्रिज नहीं बनेगा तो अब आपको हर तरफ यहाँ से यहाँ जाने के लिए बोट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो अपने पास में कारें, गाड़ियाँ, ट्रक है वो यहाँ से यहाँ कैसे जाए, फिर उनको बार बार बोट का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह का एक ब्रिज बनाया जाएगा। माले, माले कौन है? मालदीव की राजधानी है। तो मालदीव की राजधानी माले को इन 3 द्वीपों से जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इसको पूरा करने के लिए भारत सरकार 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसको देगी। अच्छा, अपने पास में ये किन किन के बीच में मीटिंग हुई थी? ये मीटिंग हुई थी अपने पास में विदेश मंत्री S जयशंकर और मालदीव में उनके जो समक्ष है, मतलब मालदीव में जो इनके विदेश मंत्री हैं वो हैं अब्दुल्ला शाहिद। उनके बीच में एक आभासी बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक। मतलब कोई गए नहीं थे, ना तो कोई मालदीव गया था ना मालदीव से भारत आया था। एक तरह से उन्होंने सिर्फ एक वर्चुअल बैठक की थी अपने पास में। ठीक है, उसके तहत यह घोषणा की गई कि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तो देंगे भाई हम आपको GMCP के लिए, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, और 250 मिलियन डॉलर जो देंगे वो आपको देंगे कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो इतनी बातें याद रखेंगे। तो मालदीव ये है, देखो मैप में मालदीव, मालदीव पाया जाता है हिंद महासागर में। ठीक है, ये पूरा जो है ये मालदीव है, पूरा का पूरा मालदीव है। और ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स में दिख रहा है यहाँ है इसकी राजधानी माले। तो मालदीव की राजधानी माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय रक्षा बलों और उनके परिवारों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? शौर्य KGC कार्ड, नाम याद रखेंगे। शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है अभी HDFC बैंक ने। ठीक है, ये देखो इस तरह का दिखता है, तिरंगे के आकार और उनका तिरंगे की शक्ल देती हुई। ठीक है, कार्ड लॉन्च किया गया है, शौर्य किसान गोल्ड कार्ड। किसने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। किसके लिए? सेनाओं के लिए। बेसिकली सेनाओं के जो लोग होते हैं, आर्मी, नेवी, आगे के जो अपने पास में जवान होते हैं, उनके लिए ये कार्ड जो है HDFC ने लॉन्च किया है। तो देखो, HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी ने 14 अगस्त 2020 को भारतीय सशस्त्र बल के जवानों यानी आर्मी, नेवी के तिरंगे के रंग वाले कार्ड दिखाया मैंने आपको। ये देखो तिरंगे के रंग का एक कार्ड है। ठीक है, उस शौर्य KGC का मतलब होता है किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। इसका लाभ जो है करीबन 45 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को मिलेगा। अच्छा, ये असल में है क्या? देखो आपको पता है कि ये जो रक्षा बल के जो जवान होते हैं अपने पास में, ठीक है, उनके परिवारों में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो खेती करते होंगे। तो ये जो कार्ड है ये कोई नॉर्मल क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये जो कार्ड है ये किसान क्रेडिट कार्ड है। एक तरह से किसान क्रेडिट कार्ड का ही एक रूप है। और किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ कहाँ है? किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है आपको जैसे फसल के उत्पादन, फसल के रख रखाव, ठीक है, उनके उपभोग आदि के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो वो आपको किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास में आपको दे सकता है। इसके अलावा जैसे अगर किसान को मान लो कोई मशीनरी लगानी है, ठीक है, आपको पंप डलवाने हैं, सिंचाई उपकरण खरीदना है, तो उसके अलावा भी पैसा आपको इससे मिल सकता है। तो ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड नहीं समझा जाए, ये सिर्फ एक तरह का किसान क्रेडिट कार्ड ही है। पर ये स्पेसिफिकली ये रक्षा बल के जवानों के लिए बनाया गया है, इसको शौर्य क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट बात इसमें, ये 10 लाख रुपए का जीवन कवर प्रदान करता है, जबकि जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होते हैं सिर्फ 2 लाख रुपए के जीवन बीमा देते हैं। ये कार्ड आपको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करेगा। ठीक है, और इसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, HDFC बैंक ई-किसान धन ऐप। ठीक है, ये अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, HDFC बैंक ई-किसान धन ऐप। वो कुछ आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो आप अप्लाई कर दो, आपको ये कार्ड मिल जाएगा। तो एक तरह का किसान क्रेडिट कार्ड ही है।
न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये रक्षा बलों के लिए लॉन्च किया गया है और देखो इसमें तिरंगे के कलर का कार्ड है, अपने आप में एक अनोखा और निराला कार्ड है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक की जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टैगलाइंस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। सीईओ है इसके आदित्य पुरी और फाउंडेड स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह, दोनों को सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर होगा उक्त दोनों। तो ये देखिए, ये है अपने पास में शिव सहाय सिंह और ये है अपने पास में नितिन सेठी। देखो एसीजे जो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है, इन्होंने 2 अवार्ड दिए हैं। ठीक है, एक तो अवार्ड दिया गया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। जो पहला अवार्ड है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का हिंदी में मतलब होता है खोजी पत्रकारिता। तो खोजी पत्रकारिता के लिए जो अवार्ड दिया गया वो तो मिला है शिव साई सिंह को। और दूसरा जो अवार्ड दिया है वो दिया है सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए। वो अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है आपके पास में नितिन सेठी को। तो ध्यान रखना, एसीजी ने 2 अवार्ड दिए हैं। ठीक है, तो नितिन सेठी के बारे में जान लेते हैं अपने पास में। नितिन सेठी जो हैं वो क्या है? हफिंगटन पोस्ट में पत्रकार हैं। हफिंगटन पोस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नाम एक 6 भाग वाली एक श्रृंखला है, उसके लिए उन्होंने पुरस्कार जीता है। और शिव साई सिंह के बारे में बात करें तो शिव साई सिंह जो है अपने पास में, इन्होंने क्या जीते हैं? इन्होंने एक द हिंदू, ये द हिंदू के पत्रकार हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी द डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड। इन्होंने एक पूरी एक कहानी लिख दी। तो इस कहानी के लिए जो इनको ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है, शिव साई सिंह को। तो शिव साई सिंह को जो अवार्ड मिलेगा वो मिलेगा सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए। और नितिन सेठी को जो अवार्ड मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा? वो मिलेगा आपको खोजी पत्रकारिता के लिए। तो 2 अवार्ड दिए गए हैं, ये बातें आप याद रखेंगे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखेंगे ये इसकी फुल फॉर्म है अमृत की, AMRUT, एक अमृत परियोजना चलाई गई थी 2015 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने क्या की है? अभी एक रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान इस रैंकिंग में रहा है 11वें स्थान पर राजस्थान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि इस रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन रहा है? तो इस रैंकिंग में पहले नंबर पर रहा है आपके पास में ओडिशा। ओडिशा ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन, जिसको एकदम शुद्ध हिंदी में कहा जाता है अमृत योजना के लिए, ठीक है, पहले स्थान पर रहा है। इसको जो स्कोर मिला है वो मिला है 85.67% का। दूसरे स्थान पर रहा है चंडीगढ़ 75.08 के स्कोर के साथ, और तेलंगाना रहा है तीसरे स्थान पर साथ। ठीक है, देखो जी अमृत जो योजना होती है इसमें किया क्या जाता है? बेसिकली इसमें जो है अपने पास में अमृत योजना के तहत, ठीक है, जो आपके जो शहर है उनको डेवलप किया जाता है। जैसे कि शहरों में आप एक तो सीवेज सिस्टम ठीक कर दो, ठीक है, जो पानी जो होता है आपके पास सीवर्स होते हैं, अगर वो आपका एकदम सही है। इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा है उसमें बढ़िया से बढ़िया स्कूलें हों, अपने पास में जिम हो, अच्छे अच्छे पार्क हो। अगर आप सभी एक शहर में ये सब चीज़ें डेवलप कर पा रहे हैं, शहर का जो बुनियादी जो ढांचा है वो मजबूत कर पा रहे हैं, तो आप जो है अमृत स्कीम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आपने अमृत स्क्रीन में अगर आपको ये जो योजना है इसमें आपको स्कोर करना है, ठीक है, तो अपना जो शहर है, किसी भी राज्य का शहर हो, उसको इतना डेवलप कर लो कि मजबूत सीवेज नेटवर्क हो, 24 घंटे पानी की आपूर्ति हो, बढ़िया से बढ़िया जिम हो, खेल पार्क हो, सब कुछ हो शहर के अंदर। ठीक है, तो आप जो है अमृत योजना में टॉप कर जाओगे। तो फिलहाल जो है उड़ीसा इसके अंदर टॉप कर रहा है। और राजस्थान कितने नंबर पर? राजस्थान है 11वें नंबर पर। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के बारे में भी और इस राजस्थान के बारे में भी। तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। उड़ीसा के बारे में मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक डांस फॉर्म होती है ओडिसी, उड़ीसा से संबंधित है। इसके अलावा उड़ीसा में एक द्वीप था व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, ये पूछा जा सकता है। उड़ीसा में एक पर्व बनाया जाता है रज पर्व। रज पर्व जो है वो भी उड़ीसा का ही फेमस है, तो याद रखेंगे एक पर्व होता है रज पर्व, वो भी उड़ीसा का फेमस है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा वो भी उड़ीसा की फेमस है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, चिल्का झील फेमस इसलिए है कि भारत के सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। और उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, उत्कल दिवस भी वो उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। ये भी तो बहुत सी चीज़ें जो उड़ीसा के बारे में पूछी जा सकती है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा का फेमस है। और अभी हाल ही में पेटा ने एक अवार्ड दिया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री को, हीरो टू एनिमल अवार्ड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में बाकायदा जानवरों के लिए भी फंड रिलीज कर दिया ताकि जानवर भी भूखे ना मरे। तो पेटा ने एक अवार्ड भी दिया नवीन पटनायक को अभी। तो बहुत सी बातें जो उड़ीसा के बारे में अपन याद रखेंगे। आगे चलते हैं।
हाल ही में राजस्थान के किस शहर में पिंक ऑटो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो पिंक ऑटो प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया हाल ही में किया गया बीकानेर के अंदर। देखो बीकानेर में ये देखो ये पिंक ऑटो प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की गई बीकानेर नगर निगम ने किया है ये। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कम से कम 11 महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऑटो उपलब्ध कराया जाएगा, मदद की जाएगी। ये पिंक ऑटो जो होंगे महिलाओं और लड़कियों के लिए होंगे, इनको चलाएंगी भी महिलाएं और होंगे भी ये महिलाओं और लड़कियों के लिए ही। तो बीकानेर जो है दूसरा शहर है राजस्थान का, पहला कौन सा था? कोटा। सबसे पहले ये परियोजना शुरू की गई थी कोटा में, उसके बाद जो ये परियोजना शुरू की गई है बीकानेर में। तो ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का ऋण भी बैंकों के माध्यम से इनको दिलाया जाएगा। और रेटें क्या बहुत कम रखी जाएगी, 7% की रेट रखी जाएगी इस लोन की। तो याद रखेंगे, पहला शहर था राजस्थान का कोटा जिसने पिंक ऑटो प्रोजेक्ट शुरू किए, और दूसरा है अपने पास में बीकानेर। तो राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राज्य के वृक्ष है खेजड़ी, राज्य के पुष्प है रोहिड़ा, राज्य के पक्षी है गोडावण, राज्य के पशु है चिंकारा। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व और केरला देव घना पक्षी अभयारण्य इसके फेमस है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। हाल ही में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से कब पारित किया था? वो पारित किया गया 14 अगस्त 2020 को। देखो राजस्थान में आपको पता है कि अभी सरकार की स्थिति क्या थी, ठीक है, मतलब यूं समझ लो कि अभी सरकार थी नहीं थी, सब कुछ डावाडोल हुआ पड़ा था राजस्थान के अंदर। तो अभी राजस्थान की सरकार ने जैसे ही सचिन पायलट वापस आए, उन्होंने अपना विश्वास मत क्या कर लिया, जीत लिया। विश्वास मत को जो ध्वनि मत से पारित कर दिया 14 अगस्त 2020 को विधानसभा में। तो विधानसभा में वैसे भी अपने पास में कुल 200 सीटें हैं। अगर आपको बहुमत चाहिए तो आधे से तो ज़्यादा लाओ। तो अपने पास में अशोक गहलोत के पास में करीबन 123 विधायक थे इस वक्त। तो 123 विधायक थे, इसलिए उन्होंने विश्वास प्रस्ताव को पारित कर लिया। तो विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। देखो राजस्थान विधानसभा जो है 1952 से 1957 में उद्घाटित की गई थी। 1952 में पहली बार बनी थी ये। तो इसका उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1952 को। उस वक्त इसमें 160 सदस्य थे। उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी, और प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा सिंह। और अभी जो ये वर्तमान में विधानसभा चल रही है वो है अपने पास में 15वीं विधानसभा। याद रखेंगे अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। और इसके अध्यक्ष कौन है विधानसभा के? सीपी जोशी। प्रतिपक्ष नेता यानी विपक्ष के नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। तो इतनी बातें राजस्थान विधानसभा के बारे में अपने क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया, इस इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? रमन। डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर रखा गया था। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया, उनको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। इसी तरह से आप आंसर देते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए आपका सवाल है कि हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? इंस्टा ड्राफ्ट, पॉजिटिव पे, लास्ट पे या सीयूज पे? आपको बताना है ऐसी कौन सी सुविधा है जो चेक से धोखाधड़ी रोकने में मददगार है आपके लिए। तो जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि भाई आपको क्लासें कैसी लगती हैं। मैं रोज़ का रोज़ इनोवेशन करता हूं कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए जाएं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो करंट अफेयर्स कोई छोटी चीज़ नहीं है। करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एक दिन में बहुत सी चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। फालतू क्वेश्चन पढ़ के याद रखने, दिमाग पर जोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो देखा कीजिए और डे टू डे रिवाइज जरूर किया कीजिए बस। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मैं बार बार कह चुका हूं बच्चों कि प्लीज़ फेसबुक पर इसको शेयर कीजिए। आपका सिर्फ एक क्लिक लगेगा, लेकिन मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।